तो भाई स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का वाइब्रेंट केमिस्ट्री में। और जो टर्बो सेशन है उसमें आज का टॉपिक है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका सामना होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन से। और जब भी कोई आपसे कहे रेट ऑफ रिएक्शन तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत चमकनी चाहिए, और वो क्या है? वो है स्पीड ऑफ द रिएक्शन और द वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपसे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है या फिर वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप चाहे तो उसे स्पीड कह दें, चाहे आप वेलोसिटी कह दें, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे बोल सकते हैं। बट बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो किस स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका आइडिया जो हमें मिलता है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही मिलता है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्लो रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो यूजुअली 10⁻⁶ सेकेंड के अंदर में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव द फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो फास्ट केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो यूजुअली 1 मिनट 2 मिनट या कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं फास्ट केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव द स्लो केमिकल रिएक्शन। तो स्लो केमिकल रिएक्शन मतलब जो कुछ घंटे में कंप्लीट हो रही है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है हमारा। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो एक स्लो केमिकल रिएक्शन है, उसे कुछ टाइम लगता है, डेफिनेट कुछ घंटे लेता है वो डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये हमारे पास में एक स्लो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन स्टिल हमारे बॉडी के अंदर में एंजाइम प्रेजेंट है। यदि एंजाइम एब्सेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में तो इसी फूड को डाइजेस्ट करने में कई साल हमें लग जाते हैं। तो इन दैट केस इट विल बिकम वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, काफी साल लेता है डिसइंटीग्रेट होने के लिए कंप्लीट मटेरियल वहां पर। तो वो भी हमारे पास में एक प्रोसेस होगी ये स्लो टाइप की। तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। हम इसे इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एवरेज रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल रेट। और जो डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का, ये सिंपली इस बेसिस पे है कि आप कौन सा टाइम कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बोलूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप दो टाइम ले रहे हो, दो पर्टिकुलर टाइम ले रहे हो। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन आपकी 10 बजे से स्टार्ट हुई है, 10 बजे से लेके वो 12 बजे तक चल रही है। तो अब आपने दो पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से एक ले लिया आपने 10:10 और दूसरा ले लिया आपने 10:30। तो 10:10 से 10:30 के बीच में जो केमिकल रिएक्शन की रेट रहेगी उसी को हम लोग सिंपली कह देंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं कह रहा हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और द टू गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी वो क्या हो जाएगी? वो जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाएगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे इस ग्राफ से आप दिख सकते हैं, क्लियरली समझ सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम ग्राफ है। तो लेट्स से यहाँ पे टाइम हम लोग मिनट में ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम ग्राफ है, अब इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया है कि दो टाइम सिलेक्ट किया हुआ है, t=5 मिनट एंड t=15 मिनट। ठीक है, तो अब t=5 मिनट और t=15 मिनट इनके बीच में मेरी केमिकल रिएक्शन की क्या रेट रहेगी? वो सिंपली क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है हमारे पास में। वो क्या है कि हम लोग चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें और उसको डिवाइड कर दे चेंज इन द टाइम के साथ में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि x2 और t2, तो t2 जो है वो हमारा क्या है? फाइनल टेम्परेचर है, सॉरी फाइनल टाइम है, जहां पर आके हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन खत्म करने वाले हैं। इस पे जो भी अमाउंट होगा हमारे पास में रिएक्टेंट का, वो क्या हो जाएगा? x2, दैट इज द फाइनल अमाउंट। वैसे ही x1 हमारे पास में क्या है? x1 इज द इनिशियल अमाउंट, जो कि हम लोगों ने इनिशियल टाइम जो कि 5 मिनट है उस पे लिया हुआ था। तो अब यदि आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आप इसके अंदर में इनकी वैल्यू पुट कर दो और उससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
तो एक सिंगल की एक वन लाइन डेफिनेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, सो दैट विल बी सिंपली नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमारे पास पे आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट है, पहली बात। अब डिफरेंट है कैसे? जो हमारे पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें हम लोगों ने दो टाइम सिलेक्ट करे हुए थे। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या है, केवल एक ही टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई t इक्वल टू 5 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि मैं आपसे कहूं कि t इक्वल टू 10 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आप केवल एक पर्टिकुलर टाइम को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी पे आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि हमारी केमिकल रिएक्शन 10 बजे से स्टार्ट हो रही है और वो 12 बजे तक चल रही है, तो मैंने आपसे पूछा कि 10:30 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डिटरमाइन करने का भी वही तरीका है कि भाई चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डेल सी जो है वो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो डेल टी वाली टर्म है हमारे पास में, दिस डेल टी टर्म विल टेंस टू बी जीरो। मतलब जो डेल टी है हमारे पास में वो बहुत 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 छोटा हो जाएगा, तो इट विल टेंस टू द जीरो। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो चेंज इन डेल टी है, मतलब टाइम के अंदर में जो चेंज है वो बहुत बहुत स्मॉल है। तो जो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या है हमारे पास में बहुत स्मॉल हो जाएगा। इन दैट केस हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू डीसी बाई डी। तो ये जो डीसी बाई डी है ये बेसिकली बहुत छोटे से चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं और वही हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की आप बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 5 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन आप बताओ, तो ये टेंजेंट में इस तरीके से ड्रॉ करूंगा कि ये एक्चुअल में टच करे कर्व को एट t इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया मेरा, इस पॉइंट पे मैं यदि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना चाह रहा हूं, तो दैट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये जो हमारा टेंजेंट बना है, स्लोप का जो टेंजेंट बना है, उसके थ्रू भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली गिवन बाय द tan थीटा। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में कर्व है रिएक्टेंट के लिए, तो इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, वहीं पर इन केस ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो कर्व है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ओवर देयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो यार ये जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, एक टाइप की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एक टाइप की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन फर्क इतना है कि ये इस कंडीशन में हो रही है कि जब डेल टी हमारा क्या है वो जीरो हो जा रहा है। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में इट टेंड्स टुवर्ड्स द जीरो, लेकिन जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डेल टी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब बहुत ही कम चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में और टाइम के अंदर में, वहां पर जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो बात थी हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किया। मेन जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमारा स्टार्ट होता है रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन से। अब देखिए दो चीजें हैं हमारे पास में, एक तो हमारे पास में भाई लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये समझिए केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में ए से आपको क्या मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, और यहां पर जो स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस केमिकल स्पीसीज। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है अपने पास में भाई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर में जो भी नंबर ऑफ मोल है केमिकल स्पीसीज का वो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देन वी हैव रिटन अल्फा, बीटा एंड गामा ओवर देयर। तो ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ये अल्फा, बीटा, गामा जो है वो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्टिव मास क्या चीज है, इसको समझने के लिए आप ये समझे कि ये एक्चुअली में मास है रिएक्टेंट का
जो कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ए का कैपिटल ए जो है उसका आपने स्मॉल ए मोल लिया हुआ है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन शुरू हुई तो पूरा ए मोल जो है वो एट अ टाइम रिएक्ट कर दिया। एट अ टाइम तो क्या होगा, इसका कुछ स्मॉल पोर्शन रिएक्ट करेगा, और वो स्मॉल पोर्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया इट इज द मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच रिएक्ट फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इसको ऐसा समझिए कि भाई मान लीजिए आप 10 पिज्जा खा रहे हैं, तो 10 पिज्जा ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार में आपने सारा पिज्जा लिया और खा लिया। ठीक है, होना क्या है कि आप एक पिज्जा लोगे, एक पिज्जा में भी एक बाइट लोगे, तो वो जो बाइट है एक्चुअल में वो क्या है, आपका एक्टिव पिज्जा हो गया। तो आप कितना जल्दी पिज्जा खत्म करेंगे वो डिपेंड किस बात पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप जो बाइट है बाइट का साइज कितना ले रहे हैं। यदि आप बड़ा बाइट लेंगे तो पिज्जा जल्दी खत्म होगा, छोटा बाइट लेंगे तो पिज्जा खत्म होने में टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स कि वहां पर जो एक्टिव मास है वो क्या आपका एक स्मॉल बाइट है। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन में सारा जो हमारे पास में रिएक्टेंट का मोल है वो एक साथ रिएक्ट नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करके रिएक्ट करता है, और वो जो सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है थोड़ा सा अमाउंट, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्टिव मास कह रहे हैं। तो जो हमारे पास में लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो ये कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज रेज़्ड टू इट्स पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यदि मैं यहाँ पर बी और सी के टर्म्स में बोलूंगा तो ये क्या होगा, ये कहेगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड टू द पावर स्मॉल बी एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सी रेज़्ड टू द पावर सी। ठीक है, ये किसके हिसाब से आता है, ये हमारे पास में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन हमारे पास में क्या है, एक रेट लॉ है। रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो किसके ऊपर में डिपेंड करती है, एक्टिव मास के ऊपर में। ठीक है, रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगी, पर डिपेंड करेगी किस पे, एक्टिव मास के ऊपर में। और उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx by dt। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन केमिकल स्पीसीज रेज़्ड टू द पावर ऑफ द एक्टिव मास। ठीक है, रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल स्पीसीज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, गिवन केमिकल स्पीसीज और उसकी पावर क्या, एक्टिव मास वहां पे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, रेट लॉ बताता है कि इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी। वहीं पे लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि ये डिपेंड किस पे ऊपर में करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है जो हमारे पास में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर में, इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और रेट लॉ में डिपेंड करता है एक्टिव मास के ऊपर में। तो अब हम लोग जो है रेट लॉ ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रमाणिक है तो हम लोग उसके ऊपर में फोकस करते हैं। जब हम लोग रेट लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको रिप्लेस करते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो क्या है हमारे पास में, के है। ठीक है, तो के हमारे पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था ये प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा था, यदि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में माइनस dx by dt प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर अल्फा। ठीक है, तो माइनस हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि जो ए हमारा रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कंटिन्यूसली वहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वी गेट कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट को यदि आप देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। यदि आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहो तो रेट कांस्टेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट विल बी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। ठीक है, रेट कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब जो ए है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या बी और सी आपने यहाँ पे लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 हो जाता है तो इन दैट केस आल्सो के विल बी इक्वल टू dx by dt, दैट विल बी सिंपली नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है रेट कांस्टेंट की हमारे पास में। एक बात यहाँ पे ये समझने वाली कि यहाँ पर ये जो अल्फा, बीटा और गामा है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल स्पीसीज की, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में केमिकल स्पीसीज के एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सबका सम जो होता है वो हमारे पास में एन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके,
So the sum of the active mass of the chemical species resulting into the order of reaction. ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसके साथ में एक और चीज रिलेटेड होती है, वो क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है इसका मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। एंड देन वी हैव द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द सम ऑफ एक्टिव मास ऑफ द केमिकल स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते रहते हैं वो लोग इसे। तो एक तो ये डेफिनेशन तो हमने देख ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल। वहीं पे जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है ये क्या है, आपके पास में एक होल नंबर है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन है वो मैक्सिमम आपके पास में 3 हो सकती है, और इसके भी बहुत कम एग्जांपल है जिसमें हमारे पास में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन 3 या 3 से ज्यादा मिले, ठीक है। वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो सकती है, 3, 4 तक, 5 तक की हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया है जिनके अंदर में ऑर्डर कहां तक होगा, 5 तक होगा। तो मेन हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है जब हम लोग बात कर रहे हैं राइटिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कई बार पूछा है नीट के अंदर में, जेई के अंदर में, बोर्ड के अंदर में पूछते रहते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, और वो क्या है कि यदि हम लोग इसको देखें तो K विल बी इक्वल टू क्या, ये यहाँ पे नीचे चले जाएगा, तो विल हैव रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। सो यदि इसको हम लोग पुट करते तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास में वो क्या होगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वो 1 अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n। n क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, n रिप्रेजेंट कर दे रहा है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की क्या ऑर्डर है उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है। अब मान लीजिए n की वैल्यू 0 आई आपके पास में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया तो उस केस में जो आपके पास में यूनिट है रेट कांस्टेंट की, वो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, यू विल हैव मोल पर लीटर पर टाइम विल बी देयर, ऑलराइट। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। यदि फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू आपके पास में 1 होगी, तो ये मोल पर लीटर विल कैंसिल आउट, तो यूनिट उसके लिए क्या हो जाएगी, पर टाइम हो जाएगी आपके पास में। वैसे यदि आप सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब इसकी वैल्यू जब 2 हो गई तो आपके पास में क्या बचेगा, एक यहां पर सिंपली बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा मोल पर लीटर ओवर देयर, ठीक है। और जो यूनिट है आपकी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 होगा तो इट विल कम आउट टू बी पर मोल लीटर per time. So that will be the unit of the rate constant for the second order reaction. तो likewise अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप यूनिट डिटरमाइन कर सकते हो, इसलिए ये हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला as far as the order of reaction, as far as the unit of the rate constant is considered. Then the important thing is the Red law expression. ये जो Red law expression है, ये Red law expression एक्चुअली में क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग केमिकल स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन के साथ में रिलेट करता है। फिर से बोल रहा हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो क्या कर रहा है कि अलग अलग केमिकल स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहता है कि dx by dt that is the rate of reaction will be equal to what, will be equal to change in the concentration of the chemical species multiplied by divided by it's a stoichiometric coefficient। तो जैसे यहाँ पे B है, B के अंदर में कितना चेंज आ रहा है उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं किसके साथ में, उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लाइकवाइज C के साथ में भी कर रहे हैं, A के साथ में भी कर रहे हैं। तो ये सिंपली रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो इंटर कन्वर्जन में हेल्प करता है और रिलेशन बेसिकली शो करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन और अलग अलग केमिकल स्पीसीज के बीच में। नाउ द लास्ट वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन से तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, रेट लॉ जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चेंज होगी। देन वी हैव द प्रेशर, अगेन प्रेशर भी जो है गैसेस रिएक्शन में उसी तरीके से वेरी करेगा जैसे रेट लॉ के हिसाब से वेरिएशन हो रहा है। देन वी हैव द टेम्परेचर, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाती है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 times when you are increasing temperature by 10 degree centigrade.
देन वी हैव द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ये है कि यदि आप केमिकल रिएक्शन में सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो आपकी केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। देन वी हैव द नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने वाली कंडीशन में है या नहीं है, क्या वो इनर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो दैट टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट सो दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन वी हैव द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तो भैया बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये एक इनहेंसर का काम कर रहे हैं। कोई रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी फॉरवर्ड रेट को बढ़ा देंगे, यदि कोई रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है तो उसकी बैकवर्ड रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो रही है तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी अटेन करवा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने का काम करेंगे। देन विल हैव द पीएच जो है वो भी क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। देन वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या करने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, इसके बाद में